वेलकम टू द केमिस्ट्री बाय वी लक्ष्मी। आज हम डिस्कस करेंगे जो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे 12th क्लास का। तो इससे पहले की दो तीन क्लासों में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। जो स्टार्टिंग से हम एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं उसमें हमने सबसे पहले तो देखा था कि व्हाट इज़ द जनरल यूजेस ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, है ना। फिर उसके बाद में हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ ए हेलोजन एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ ए नेचर ऑफ ए कार्बन बाय विच द हेलोजन इज अटैच्ड। एंड आफ्टर दिस हमने देखा था नोमेनक्लेचर देखा था जिसमें ना आइसो और नियो वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेमिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड, ये सब चीज़ें देख ली थी। उसके बाद में हमने देखा था कि ये कुछ एनसीईआरटी में जो कॉमन नेम जिनके इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद में एक ये एग्जाम्पल था क्वेश्चन का, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। एंड द इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में एक लेक्चर था नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एल्केन, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो हेलो एल्केन और जो हेलो एरीन होते हैं, सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं ना वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एल्केन और जो हेलो एरीन होते हैं उनका सबसे पहले तो क्या है, उनका जनरल यूज क्या है, डे टू डे लाइफ में उनका यूज क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है तभी तो हम इन्हें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में देखा हमने इनका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन में भी था कि ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ एक्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर। एंड दूसरा था नेचर ऑफ ए कार्बन, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके कार्बन के नेचर के बेसिस पे देखा। फिर हमने इनका नोमेनक्लेचर देख लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ा। और फिर उसके बाद में हमने जो CX बॉन्ड है इसका नेचर देखा। ये सब है ना, CX बॉन्ड का नेचर देखने का मतलब हो गया कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिएक्शंस दी जा सकती है उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके जो मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन, ठीक है। MOP का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये बता रखा है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखो यहाँ पे ये OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप है। इस OH ग्रुप को अगर हम किसी भी हेलाइड से रिप्लेस कर दें, जैसे कि है ना, अगर Cl से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमें ये मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये एल्काइल हेलाइड है एक तरीके का। मतलब इस OH को अगर हम एल्कोहल से बना रहे हैं, मतलब इस OH ग्रुप को अगर हम किसी भी हेलाइड से रिप्लेस कर दे किसी भी तरीके से, कौन कौन से तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। किसी भी तरीके से अगर इस OH ग्रुप को किसी हेलाइड से रिप्लेस कर दे, हेलाइड का मतलब क्या हो गया, X का मतलब हो गया FCl Br और I, है ना। तो किसी भी तरीके से अगर हेलाइड से रिप्लेस कर देना तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइल हेलाइड मिल जाएगा, मतलब हेलो एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट का तरीका कौन कौन सा है, कौन से हेलोजन के लिए कौन सा तरीका हम यूज लेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे बेस्ट मेथड देखा जाए ना तो ये वाला सबसे बेस्ट मेथड है। SOCl2 का जो जनरल नेम है वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड है। तो थायोनिल क्लोराइड क्या है कि जो अल्कोहल से रिएक्शन करके एल्काइल हेलाइड देता है, साथ में ये जो दो बाई प्रोडक्ट देता है ना, ये जो दो बाई प्रोडक्ट बनाता है ये दोनों ही कैसे हैं, गैसियस है। SO2 भी कैसा है, गैस है। और जो HCl है वो भी कैसा है, गैस है। मतलब गैस। और अगर हम जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है, सपोज करो ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने अल्कोहल डाल लिया, ठीक है। अब इसमें हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, SOCl2 डालेंगे, ठीक है। ये SOCl2 हम डाल रहे हैं तो आगे क्या होएगा, यहाँ पे तो ये जो अल्कोहल था ना पहले क्या था, ROS था, ठीक है। फिर जब हमने थायोनिल क्लोराइड डाला इस टेस्ट ट्यूब में तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RCl मिल जाएगा। और जो ऊपर है ना बुलबुलों के रूप में है ना कुछ गैसेस निकलेगी, वो गैसेस कौन कौन सी होगी, एक तो SO2 गैस होगी और Cl2 गैस होगी। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब होगी उसमें जो नीचे जो बच रहा है ना वो ओनली एंड ओनली क्या है, एल्काइल हेलाइड है, ठीक है। ओनली एंड ओनली क्या है, एल्काइल हेलाइड है।
और जो बाई प्रोडक्ट है SO2 भी बाहर निकल गया, Cl2 भी बाहर निकल गया। क्या इसे अब फर्दर प्यूरिफाई करने की जरूरत होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो ओनली एक ही अगर प्रोडक्ट बना हुआ है रिएक्शन मिक्सचर में, तो उसे प्यूरिफिकेशन कब करते हैं? जब दो या दो से दो तीन प्रोडक्ट का मिक्सचर हो, तभी तो उन्हें हम अपने उनके मेल्टिंग पॉइंट या फिर अगर डिस्टिलेशन में तो मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग या फिर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में उनके द्वारा उनको क्या क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं ना, उनके रिफ्रैक्ट RF वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। तो यहाँ पे अगर इसमें एक ही कंपाउंड है तो इसमें सेपरेट करने की जरूरत पड़ेगी? कोई मतलब प्यूरिफाई करने एक ही है तो एक को क्या प्यूरिफाई करेंगे? पूरा का पूरा कंपाउंड ही वही है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे एक जो लेबोरेटरी में एक प्रोसीजर होता है प्यूरिफिकेशन का, उस स्टेप का खर्चा तो बच गया, क्योंकि प्यूरिफिकेशन का स्टेप करने में पूरा एक प्रोसीजर होता है, उसमें टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, सब कुछ जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो पूरा एक स्टेप ही गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों जो बाई प्रोडक्ट थे वो दोनों कैसे थे? गैसियस थे। अब ये अगर एक इतना एक है ना, मतलब एक स्टेप ही अगर प्यूरिफिकेशन का अगर इससे हट गया इस वाली रिएक्शन से, तो इस रिएक्शन तो को कैसी बोलेंगे हम? बेस्ट रिएक्शन बोलेंगे ऑटोमेटिक, कि भाई इसमें तो खर्चा बच रहा है, इकोनॉमिकली ये फेवरेबल रिएक्शन है, यील्ड भी अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्लियरली बता रखा है एनसीईआरटी में, थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज, भाई है ना, OH को है ना हमें हटाना है और उसकी जगह हैलाइड लगाना है। अब उस OH को हटाने के जो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो थायोनिल क्लोराइड से देख लिया, और थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन क्यों बेस्ट है, हमने ये भी चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। थायोनिल क्लोराइड इज प्रीफर्ड बिकॉज इन द रिएक्शन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद गैसियस SO2 एंड SO2 एंड HCl, ठीक है। द टू गैसियस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल। भाई गैस है, गैस का मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल वो तो उड़ रही है आराम से, तो एस्केप तो कर ही जाएगी रिएक्शन मिक्सचर से, अपनी टेस्ट ट्यूब से निकल जाएगी, उसको रोक थोड़ी सकते हैं हम गैस को, ओपन अगर टेस्ट ट्यूब है, ओपन सिस्टम है तो, ठीक है। हेंस रिएक्शन गिव्स प्योर एल्काइल हैलाइड। प्योर एल्काइल हैलाइड देने का मतलब है कि यहाँ पे एक स्टेप है ना, जो प्यूरिफिकेशन का जो बनने के बाद में रिएक्शन करवाने के बाद में है ना, जो प्रोडक्ट्स को है ना, जैसे 3-4 प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें तो प्योर फॉर्म में केमिस्ट्री में चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि 3-4 प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर में बन गए और फिर उनकी हम आगे रिएक्शन करवाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हमें तो क्या चाहिए? प्योर प्रोडक्ट चाहिए, और हमें यहाँ पे इस रिएक्शन को करवाने से ही प्योर प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब आगे का जो फर्दर है ना, जो प्यूरिफिकेशन का एक पूरा स्टेप हट रहा है, उसका खर्चा हट रहा है मेन तो, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन को थायोनिल क्लोराइड के साथ जो OH का जो रिप्लेसमेंट है ना, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से प्रीफर किया जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड करके, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय द हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट। अब किस किस के साथ जो रिप्लेसमेंट का तरीका कौन कौन सा हो सकता है? कंसंट्रेट हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाना, मतलब HX के साथ रिएक्शन करवाना, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करवाना। फॉस्फोरस हैलाइड कौन कौन से होते हैं? PCl3 और PCl5, है ना। कौन कौन से? PCl3 के साथ और PCl5 के साथ रिएक्शन, या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन से क्या कर सकते हैं? जो OH है अल्कोहल का, उसे हम हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये और भी हो सकते हैं, PBr3 भी हो सकता है अगर हमें ब्रोमीन वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब थायोनिल क्लोराइड वाला इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी हमने देख लिया। SOCl2 का क्या जो जनरल नेम है वो क्या है? थायोनिल क्लोराइड। द रिएक्शन ऑफ ए 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स, है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर जैसे अल्कोहल्स की बात करी जाती है, अगर ये कार्बन है, इससे OH ग्रुप लगा हुआ है, अगर इससे अदर ओनली एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है?
ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो वो कैसा होगा, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे है ना जो OH को हटा के है ना, आपको ये पता है कि यहाँ पे है ना OH को हटा के हम क्या ला रहे हैं, X लगा रहे हैं। तो मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब ये रिएक्शंस हम और अगर यहाँ पे सपोज करो 3 डिग्री है, मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है वो अदर 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। तो इस केस में जिन रिएक्शंस में ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक होता है उन रिएक्शंस में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना एल्कोहल्स का, वो क्या रहता है, 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, 2 डिग्री एल्कोहल फिर उससे कम, एंड 1 डिग्री सबसे लिस्ट रिएक्टिव रहती है ना, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इससे है ना बनने वाला क्या होएगा, कार्बोकेटाइन रहेगा, ठीक है। जैसे इससे बनने वाला क्या हो गया, कार्बोकेटाइन रहेगा, तो उसकी जो स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाले केस में सबसे ज्यादा रहेगी। जो इंटरमीडिएट होगा ना, अगर ये 3 डिग्री होएगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा बनने वाला इंटरमीडिएट, ये है ना, जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होगा ना उसके उसमें जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक होने से जो इंटरमीडिएट 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसी कारण जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होगी ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगी, ठीक है, क्योंकि बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है ना वो सबसे मोस्ट स्टेबल रहता है। अब जब हम बात करते हैं कि इनकी रिएक्शन है ना, जैसे एल्काइल है, एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए है ना एल्कोहल्स की रिएक्शन जब हम करवाते हैं HCl के साथ, तो है ना 1 डिग्री और 2 डिग्री जो एल्कोहल्स रहते हैं ना उनके साथ, उनसे हम जब है ना एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, एनहाइड्रस ZnCl2 की हमें जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है 1 डिग्री ओ एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स की कंडीशन में। कारण आपको बता दिया, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स की केस से जब रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे हमें ना ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होती है इससे बनने वाले एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। वहीं अगर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से बात कर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल से अगर हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो HCl कंसंट्रेट HCl के साथ है ना, जस्ट है ना रूम टेम्परेचर पे शेकिंग करने से ही, कंसंट्रेट HCl के साथ शेकिंग करेंगे ना अगर रिएक्शन मिक्सचर की, भाई है ना, जैसे शेकिंग एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया जो हमारा 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने ये अल्कोहल ले रखा है, कौन सा अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या डाला, कंसंट्रेट HCl डाला, कंसंट्रेट HCl डाला और फिर है ना रिएक्शन की, मतलब है ना टेस्ट ट्यूब को हिला लिया, जस्ट सेकिंग का मतलब जस्ट हिला लिया और हमारी रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे है, तो यहाँ पे हमें है ना इस टेस्ट ट्यूब में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा। ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन मिक्सचर में। और इसके अलावा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट भी मिलेगा। साइड प्रोडक्ट तो क्या होगा, यहाँ पे H2O ही होगा, ठीक है, मतलब 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड और H2O यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब है ना आपको समझ में आ गया होगा 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल्स की कंडीशन में हमें क्यों जो कैटलिस्ट है ना जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे है ना बनने वाला जो बीच में इंटरमीडिएट होता है कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड के ब्रेक होने से, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है।
और ये है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है कि जिन रिएक्शंस में अल्कोहल्स में कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये, तो उनमें है ना अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये रहेगा। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव रहेगा, फिर 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव रहेगा, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई। 1 डिग्री और 2 डिग्री की कंडीशंस में हमने देख ली, ये वाली रिएक्शंस क्लियर हो गई, ये वाली रिएक्शन क्लियर हो गई। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की कंडीशन में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी, वहीं 3 डिग्री अगर हम अल्कोहल ले रहे तो उस कंडीशन में हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियरली लिखा है, द रिएक्शन ऑफ ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद HCl रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड while with tertiary alcohols the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with the concentrate HCl at a room temperature, right? ठीक है, अब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग। अगर HBr के साथ अगर हमें जैसे ब्रोमो एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो उसमें है ना जो HBr लेंगे ना, वो कितना लेंगे, 48% यूज किया जाता है। ठीक है, 48% है ना HBr यूज किया जाता है ब्रोमाइड बनाने के लिए। इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड ऑफ ए एल्काइल आयोडाइड में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स विद सोडियम Ki और NaI के साथ हीटिंग करेंगे, है ना, इन 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। किसके साथ, NaI और Ki के साथ, है ना, NaI या फिर Ki, है ना, इसकी रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे जो एसिड लेंगे वो कौन सा लेंगे, 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। एल्काइल आयोडाइड के केस में H2SO4 क्यों नहीं लिया जाता है, तो इसका रीजन ये है कि सबसे पहले अगर H2SO4 होगा, अगर सपोज करो H2SO4 होगा, जैसे Ki के साथ अगर H2SO4 रिएक्शन करेगा, तो सबसे पहले तो क्या बनाएगा, HI बनाएगा और फिर इसका ऑक्सीडेशन करके I2 बना देगा। तो यहाँ पे तो क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है आयोडीन वो अवेलेबल ही नहीं रहा, आयोडाइड है वो अवेलेबल ही नहीं रहा, वो तो I2 बन गया रिएक्शन मिक्सचर में ही। ठीक है, तो ये तो अवेलेबल ही नहीं रहा, तो इसी कारण क्या होता है कि ये H2SO4 यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है ना, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि why H2SO4 is not used for the preparation of a alkyl iodide through sodium और a potassium iodide। क्योंकि ये जो NaI और Ki से HI बनाएगा H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, और फिर वो जो HI बनेगा उसका क्या करेगा, H2SO4 फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा जिससे I2 बन जाएगा। तो मतलब रिएक्शन मिक्सचर में न्यूक्लियोफाइल ही अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद ए गिवन हेलो एसिड्स। आपको बता दिया कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो हेलो एसिड्स के साथ जो एल्कोहल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा टर्शरी जो एल्कोहल्स रहेंगे रिएक्टिव रहेंगे, फिर 2 डिग्री एल्कोहल रहेंगे, फिर 1 डिग्री रहेंगे। फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड आर यूजुअली जनरेटेड इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या हो गया कि जैसे पहले तो है ना रिएक्शन में क्या डालेंगे, रेड फॉस्फोरस डाल देंगे और फिर है ना जैसे X2 डाल देंगे, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, फॉस्फोरस Pi3 या PbR3 बना लेंगे। इन सीटू का मतलब होता है जब रिएक्शन हम करवा रहे हैं उसी दौरान हमें ना इनका जनरेशन करना। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ रेड फॉस्फोरस विद ब्रोमीन एंड आयोडीन रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि अल्कोहल को HCl के साथ अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है तो वहाँ पे हमें कैटलिस्ट ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। वहीं 3 डिग्री अल्कोहल के केस में हमें एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए HCl के साथ रिएक्शन के द्वारा वहाँ पे सिंपली है ना रूम टेम्परेचर पे शेकिंग से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है देखो ये अल्कोहल से एल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए NaBr की रिएक्शन H2SO4 से करवाई और फिर हमें एल्काइल ब्रोमाइड मिल गया। PX3 से रिएक्शन करवाने पे भी हमें क्या मिल जाएगा,
एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। और जो बाई प्रोडक्ट होगा ना एक्स क्या हो सकता है, इन रिएक्शन से क्या होता है कि हम है ना क्लोराइड और ब्रोमाइड ही बनाते हैं ना, क्योंकि जो आयोडाइड के केस में क्या होता है कि रिएक्शन है ना बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, मतलब रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है। और आयोडाइड के केस में, और जो फ्लोराइड होता है ना उसके केस में क्या होता है कि जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ना, वो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसके कारण अगर ये बॉन्ड बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो हाईली एक्सोथर्मिक होने से कारण क्या होता है कि बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। तो हमें ना एल्काइल जो फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड इन रिएक्शन से नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो है ना यहाँ पे जो Cl जो X क्या हो सकता है, क्लोराइड Cl हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो PX3 के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, H3PO3 बनता है। PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें से क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, साथ में एक HCl बन जाएगा, और POCl3 बाई प्रोडक्ट होता है। कई बार इन दोनों रिएक्शंस में बाई प्रोडक्ट भी पूछ लेते हैं। तो PX3 के वाली रिएक्शन में H3PO3 बनता है, और जो PCl5 वाली रिएक्शन में POCl3 बनता है। और 8 फॉस्फोरस और X2 के साथ रिएक्शन करने से वही पहले PX3 बनेगा, है ना, और फिर PX3 बनने के बाद में वही है ना एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और ये सबसे बेस्ट रिएक्शन हमने एक्सप्लेन करी थी क्यों है। अब यहाँ पे है द नेक्स्ट द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरिड आउट आइदर बाय पासिंग, है ना। एल्काइल क्लोराइड की प्रिपरेशन कैसे करी जा सकती है, या तो है ना जो HCl गैस है ड्राई HCl गैस पास करके, या फिर जो अल्कोहल का कंसनट्रेट सॉल्यूशन है ना उससे है ना कंसनट्रेट जो अल्कोहल का जो सॉल्यूशन है बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ए कंसनट्रेट एक्वस, जो हेलोजन एसिड होगा मतलब HCl है ना, उसका HCl का जो एक्वस सॉल्यूशन को अल्कोहल के साथ हीट करने से बनाया जा सकता है। दो तरीके हैं, अगर ड्राई HCl गैस भी पास करेंगे ना अल्कोहल के मिक्सचर में अल्कोहल में तो भी है ना हमें एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमने क्या किया कि जैसे एल्काइल हैलाइड था, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हमने बना लिया, ये था हमारे पास अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा रेजोनेंस वगैरह ऐसे कुछ है नहीं, इसको रिप्लेस किया और हमने इससे क्या बना लिया, ये एल्काइल हैलाइड बना लिया। लेकिन वहीं अगर है ना फिनोल आ जाता है ना, एरोमेटिक के केस में तो क्या आएगा, फिनोल आएगा। फिनोल के केस में क्या होगा, अगर ये वाला अगर ये क्या होता है कि ये जो रेजोनेंस होएगा और रेजोनेंस के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि ये इस विधि से, इस मेथड से जो एराइल हैलाइड होते हैं ना, एराइल हैलाइड नहीं बनाए जा सकते इस सब्स्टिट्यूशन से, है ना, ये एराइल हैलाइड नहीं बनाए जा सकते, ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। द अबव मैकेनिज्म are not applicable for the preparation of a aryl halide because the carbon oxygen bond in phenols has a partially double bond character and it's difficult to break being stronger than the single bond, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई, यहां तक का हमने देख लिया मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन बाय द अल्कोहल्स। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन्स के द्वारा, है ना। एल्केन्स के द्वारा तो कैसे बनाया जाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। ये वाली जो डिस्कशन है जो एल्केन्स का जो चैप्टर है 11th क्लास का उसमें भी हमने करी थी, एल्केन्स हमने कवर कर लिया उधर। तो एल्केन्स के लेक्चर डले हुए आप वहां से भी देख सकते हो, वहाँ पे डिटेल से मतलब इसका जो मैकेनिज्म वगैरह बताया गया है, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन होता है एल्केन्स का, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये एक्स एक्स बॉन्ड होता है, 3 टाइप के बॉन्ड है हमारे पास, है ना। एल्केन में क्या है, एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दोनों बॉन्ड तो क्या कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इनको तो तोड़ना क्या होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है। फोटोकेमिकल लाइट आई है ना, फोटोकेमिकल कंडीशंस में क्या होता है, बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, तो इससे क्या मिल गया हमें, एक्स रेडिकल मिल गया, ठीक है। अब ये जो एक्स रेडिकल होगा ये क्या करेगा, एल्केन में जो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को है ना ये ब्रेक करेगा और इससे क्या मिल जाएगा हमें, एल्काइल रेडिकल मिल जाएगा। इससे क्या मिल जाएगा हमें, एल्काइल रेडिकल मिल जाएगा और ये HX मिल गया, ठीक है। और फर्दर क्या करेगा, ये जो एल्काइल रेडिकल बना है ये क्या करेगा, दूसरा जो X2 मॉलिक्यूल है
उस पे है ना ये अटैक करेगा और इसका है ना फर्दर होमोलाइटिक क्लीवेज कर देगा। इससे क्या बन गया, ये तो हमारा क्या हो गया, डिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, हमें यही तो चाहिए था एल्काइल हैलाइड, है ना। साथ में एक है ना एक्स रेडिकल फिर बन गया। अब ये जो एक्स रेडिकल इस स्टेप में बना है, जैसे अगर हम इसे स्टेप 1 बोल दें, चेन इनिशिएशन हो गया, दूसरी ये चेन प्रोपोगेशन का 2A हो गया और ये 2B स्टेप हो गया। तो ये जो 2B स्टेप में ये जो बना है फ्री रेडिकल, एक्स जो हेलोजन फ्री रेडिकल बना है, ये क्या करेगा कि वापस है ना ये इस 2A स्टेप में इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, ये वापस इस 2A स्टेप में इन्वॉल्व होएगा। फिर इस 2A स्टेप के होने से यहाँ पे ना मिथाइल रेडिकल बनेगा और ये मिथाइल रेडिकल किस में इन्वॉल्व होएगा, ये 2B स्टेप में इन्वॉल्व होएगा। इस तरह से ये 2B और 2A स्टेप है ना, मतलब जब तक है ना फ्री रेडिकल जो जब तक सबस्टांस प्रेजेंट है तब तक चलता रहेगा। तो ये वाला जो स्टेप तो क्या कहलाता है, चेन इनिशिएशन कहलाता है। ये ना एल्केन वाला जो चैप्टर है 11th क्लास का, वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार आप वहाँ पे डिटेल में और अच्छे से देखना हो तो उस वाले लेक्चर में देख ले। ये वाला स्टेप कैसा कहलाता है, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप कहलाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। ठीक है, और अगर थर्ड स्टेप क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होना है, रिएक्शन का बंद होना, है ना। तो थर्ड स्टेप अगर हम यहाँ पे बताएं, ओके यहीं पे बता देते हैं, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या हो सकता है, या तो ये जो दो एक्स रेडिकल है ना, आपस में बॉन्ड करके बना ले, है ना, या फिर है ना एक CH3 रेडिकल और एक एक्स रेडिकल आपस में बॉन्ड बना ले, और एक या फिर दो CH3 जो है ना रेडिकल है आपस में बॉन्ड बना ले। ठीक है, जैसे ये बनाएंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा, X2 बनेगा, XX रेडिकल। एक CH3 और एक X रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट ही बन रहा है ना। ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन रहा है। और अगर दो CH3 रेडिकल सपोज करो आपस में कंबाइन हो जाए, क्योंकि हो सकते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा, हमें इथेन मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ ना कुछ अमाउंट इथेन का भी मिलता है, और आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इथेन मिलता है। ये ना कुछ ना थोड़ा सा अमाउंट रहता है इथेन का भी, मतलब एल्केन भी मिलता है इसमें, है ना। ठीक है, हायर एल्केन मिलता है, एक तरीके से कह सकते हैं। ये इथेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाला जो ये जो स्टेप्स है ना, चेन टर्मिनेशन का स्टेप किसे कहते हैं, जब है ना दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और नए रेडिकल ना बने। तो मतलब नए रेडिकल बनेगा तभी तो फ्री रेडिकल की जो चेन मैकेनिज्म चल पाएगी। लेकिन चेन टर्मिनेशन स्टेप, उन स्टेप्स को चेन टर्मिनेशन कह देंगे जहां पर है ना दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए और कोई नया फ्री रेडिकल ना बनाए। अगर इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है तो वो कैसा होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, वहां पे एल्केन वाले चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ही हो पाता है, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं हो पाता, या फिर आयोडीनेशन क्यों नहीं हो पाता, मतलब आयोडीनेशन की रेट क्यों स्लो होती है। ठीक है, ऑफ एल्केन्स गिव्स, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ही मोस्ट फिजिएबल रिएक्शंस होती है इनमें। एल्केन्स गिव ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ए आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलोएल्केन। अब क्या होता है कि ये जो देखो चेन मैकेनिज्म है, तो है ना फिर फर्दर है ना वापस है ना, जैसे ये मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बना, फिर ये है ना एज ए सबस्ट्रेट काम करने लग जाएगा, फिर इससे दूसरा हेलोजन आके जुड़ जाएगा तो CH2X2 बन जाएगा, फिर CHX3 बन जाएगा, फिर CX4 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये ना चेन मतलब पॉलीहेलोएल्केन्स बन जाते हैं, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। अब देखो एक ही रिएक्शन मिक्सचर में, जैसे ये CH3X बन गया, एक CH2X2 बन गया, फर्दर जैसे ये रिएक्शन हुई है वैसे ही रिएक्शन होके ये बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम कर जाएगा। ठीक है, फिर एक है ना CHX3 बन गया और एक बन गया CX4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन मिक्सचर में अगर ये चार प्रोडक्ट पड़े हैं, है ना, एक जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें रिएक्शन करवाई लाइट की प्रेजेंस में, और इसमें ये थोड़ा सा रिएक्शन मिक्सचर, इसमें ये चारों चीजें हैं, ये भी है कुछ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आगे आगे जो रिएक्शन करवाई जाती है भाई, केमिकल रिएक्शन हम एक ही तो प्योर केमिकल लेके ही तो करवाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि मिक्सचर लेके हम फिर रिएक्शन करवा लेंगे। तो यहाँ पे इनको चारों को अलग अलग करना डिफिकल्ट होगा। तो क्लियरली लिखा है सेपरेट एज ए प्योर कंपाउंड,
विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज ए प्योर कंपाउंड, ठीक है। कंसिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो। अब जैसे है ना, हमने एक सबस्ट्रेट लिया था, ये CH4 लिया था, अगर इससे ओनली ये CH3X ही बनता है ना, ठीक है, ओनली ये एक ही प्रोडक्ट बनता, तो इसकी यील्ड थोड़ी सी ज्यादा होती क्योंकि एक ही बन रहा है। लेकिन अब पहले ये भी बन रहा है, 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 तो सबकी यील्ड कितनी होगी? जो अमाउंट बनेगा, यील्ड का मतलब हो गया अमाउंट जो बन रहा है ना, वो कम ही होगा। जैसे मान लो कि 1 ग्राम हमने CH4 लिया, इनिशियल लिया 1 ग्राम CH4 लिया हमने, ठीक है। अब इससे ये 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, है ना, तो 4 प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 1 ग्राम से ही बनेंगे, और तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा ना इसमें। तो 1 ग्राम अगर हमने CH4 लिया और उससे आगे हम ये बना रहे हैं, तो जैसे है ना 0.2 ग्राम ये बन गया, CH3X बन गया, कि कोई 0.3 बन गया, कोई 0.4 बन गया, इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 1 ग्राम ये लिया, 1 ग्राम का 1 ग्राम कोई दूसरा प्रोडक्ट बन गया, या 1 ग्राम से 0.08 ग्राम बन गया, ऐसा तो कुछ होएगा नहीं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर हमें तो जैसे ये वाला चाहिए, मुझे तो चाहिए कि CH3X ही चाहिए, तो उसका तो हमें 1 ग्राम से कितना सा 0.2 ग्राम ही मिला, तो कम मिल रहा है ना, तो यील्ड क्या हो रही है? कम हो रही है। एनी सिंगल कंपाउंड की, है ना, हर एक सिंगल कंपाउंड की। मैं चाहूँ कि मुझे तो इस रिएक्शन मिक्सचर से ये वाला चाहिए, तो इसकी भी यील्ड कम होएगी, क्योंकि 1 ग्राम तो इतने 4 में बट गया ना ये, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है ना N ब्यूटेन है, इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है क्लोरीनेशन का, तो इसका क्लोरीनेशन यहाँ पे भी हो सकता है। N ब्यूटेन है, इससे 2 मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो है ना, एक यहाँ पे क्लोरीनेशन से और यहाँ पे क्लोरीनेशन से A टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, और यहाँ पे इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पे क्लोरीनेशन से B टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो, एक प्रोडक्ट ये मिल गया और दूसरा प्रोडक्ट ये मिल गया, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द बाय द हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स के फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के द्वारा। अब दूसरा आता है फ्रॉम एल्कीन, भी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, एल्कीन पे ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब लूजली बॉन्डेड रहते हैं, फ्री तो नहीं रहते, है ना। तो ये जो क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी के कारण क्या रहता है, एल्कीन है ना, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच रहती है, तो ये क्या करेगी, है ना, जो HX का जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, HX का ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, ये HX का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, और है ना हेलोजन कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अटैक करेगा, ठीक है, और जिससे क्या बनेगा फिर, है ना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो इस तरीके से ये H इस पे जुड़ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर उसके बाद में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवा देंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर हेलोजन वहां पे लगा देंगे, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, फिर उस पे क्या लग जाएगा? हेलोजन लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? एक तरीके से हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल गया हमें, जैसे ये हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल गया। अब होता है एन एल्कीन is converted, an alkene is converted to corresponding alkyl halide by the reaction with the HX, the hydrogen chloride, hydrogen bromide and a hydrogen iodide। यहाँ पे भी HF नहीं बनाता, फ्लोरिनेटेड कंपाउंड नहीं बनते हैं, यहाँ पे भी है ना क्लोरिनेटेड, ब्रोमिनेटेड एंड आयोडीन के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अब अगर ये तो है ना एल्कीन कैसी हो? सिमेट्रिक हो, तो उसमें सिमेट्रिक का मतलब हो गया कि उससे दोनों तरफ जो है ना नंबर ऑफ है, जैसे इस वाले कार्बन पे भी उतने ही हाइड्रोजन है जितने इस कार्बन पे, अगर दोनों पे नंबर ऑफ है हाइड्रोजन अगर सेम हो, है ना, तो वो कैसी हो जाएगी? सिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगी। और जो दोनों पे लगने वाले दोनों ग्रुप है ना, दोनों तरफ है ना, ये वाला ग्रुप इस कार्बन पे लगने वाले ये ग्रुप और इस कार्बन पे लगने वाले अगर ये दोनों ग्रुप सेम से हो ना, तो वो तो सिमेट्रिक एल्कीन हो गई। लेकिन इन केस ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन आ जाती है, तो वहां पे प्रोडक्ट कौन सा बनता है? मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनता है। ये चीज हमें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे ये एल्कीन है, सबसे पहले तो हम इथीन से समझाते हैं कैसे रिएक्शन होती है। HX आया,
और ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि पहले है ना इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है ना, ये जो HX है इसका रिएजेंट है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जाके इस सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है, तो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये HX है ना इससे आके अटैच हो जाएगा, ये H जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद में कार्बोकेटाइन बन गया। अगर इसमें है ना रीअरेंजमेंट वाली कंडीशन होती है, हमें रिएक्शन में देखनी है, हमेशा कम्पिटेटिव में रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन पूछी जाएगी, रीअरेंजमेंट जिनमें पॉसिबल है, फिर उसके बाद में X माइनस यहाँ पे आके ये जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक एल्काइल हैलाइड बन गया ना एल्काइल हैलाइड। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा केस लेते हैं, ब्रोमीन वाला वो प्रोपीन वाला केस लेते हैं, वो तो सिमेट्रिक एल्कीन था, अब ये कैसी हो गई, एसिमेट्रिक एल्कीन हो गई। देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH और ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक बार इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, किस साइड है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होएगा, ये इधर तो देखो ये प्लस, जो प्लस वाला इफेक्ट है, मतलब प्लस आई है जिसका प्लस H लगेगा, तो इसके साइड तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ये इस साइड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, मतलब ये टेम्परेरी जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट, ये हो रहा है। जैसे इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, और जो मेजोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये तो कैसे होते हैं, मेजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, ये तो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, जो है ना रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, जैसे ये रिएजेंट है, इसकी प्रेजेंस में क्या होएगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट होएंगे, तो ये इस साइड शिफ्ट होएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कौन सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा, ये है ना इस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, और फिर उसके बाद में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और फिर उसके बाद में इस पे क्या जुड़ जाएगा, X माइनस आके जुड़ जाएगा, जिससे हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ ये देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि हाइड्रोजन एटम किस पे गया, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम है, इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन एटम है, ओनली एक है। ठीक है, और इस वाले कार्बन एटम पे पहले कितने हाइड्रोजन थे, एक और दो, है ना, ये दो हाइड्रोजन एटम थे, तीसरा तो आके जुड़ा है। तो आप ये देख रहे हो, ये जो तीसरा हाइड्रोजन एटम, ये जो थर्ड हाइड्रोजन एटम है, ये उस कार्बन पे आके जुड़ा है जिसपे पहले से क्या है, हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो यही क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन है ना अनसिमेट्रिक जो एल्कीन होती है, जब उसमें HX का एडिशन होता है, तो है ना जो हाइड्रोजन होता है ना उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसपे क्या है, पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये है ना हाइड्रोजन, इस वाले जिस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन, अगर इसमें एल्कीन की स्टार्टिंग कंडीशन में हम देखें, ये देखो एल्कीन की स्टार्टिंग कंडीशन है प्रोपीन की। ठीक है, तो देखो इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे ओनली एक ही हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे ओनली एक हाइड्रोजन है। तो ये जो है ना HX का हाइड्रोजन होगा ना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, उस कार्बन पे जाएगा जिसपे पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये इसी वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई कि कैसे मैकेनिज्म होती है। अगर हमें तुरंत क्विकली अगर देख के करना है कि भाई आंसर निकालना है, तो हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ दो जिसपे पहले से ही उपस्थित हाइड्रोजन्स की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। प्रोपीन yields टू प्रोडक्ट, हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेंट, मतलब मेजर कौन सा बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, जो कि है ना मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, देखो ये यूनिट 13 में है ना, क्लास 11th में मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ना ऑर्गेनिक में 11th क्लास का इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें है ना हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जाएगा जिसपे पहले से ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और यही क्या है, मार्कोनिकॉफ का रूल है। एक है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, है ना। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ए ब्रोमीन इन CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ ए रेडिश ब्राउन कलर of a bromine constituent an important method for the dictation of a double bond in a molecule। देखो एक डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है ना, ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। तो Br2 इन जो CCl4 होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। जब अगर ये किसी है ना डबल बॉन्ड है पे अगर ये अटैच हो जाते हैं, दोनों ब्रोमीन अगर इस तरह से जुड़ जाएंगे तो Br2 तो रहा नहीं, तो मतलब ये जो रेडिश ब्राउन कलर कैसा हो जाएगा, अगर अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में ये कैसा हो जाएगा, ये जो कलर होगा ना, ये है ना एडिशन रिएक्शन तो देगा है ना डबल बॉन्ड पे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कलर डिसअपेयर हो जाएगा। इस कलर का डिसअपेयर होना इंडिकेट करता है कि जो कंपाउंड है, जो सॉल्यूशन है, उसमें अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। अनसेचुरेटेड बॉन्ड पे क्या होता है, Br2 का एडिशन हो जाता है। तो Br2 का जो ओरिजिनल का Br की फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो जो ओरिजिनल Br2 का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ना, वो डिसअपेयर हो जाएगा। इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ए ब्रोमीन इन ए CCl4 टू एन एल्कीन रिजल्टिंग इन डिस्चार्ज ऑफ ए रेडिश ब्राउन कलर, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का गायब हो जाना ऑफ ए ब्रोमीन कंस्टिट्यूएंट एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ए डबल बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, अनसेचुरेशन जो अगर प्रेजेंट है, इसको अगर डिक्टेट करना है, अगर हमें बताना है, तो कैसे करेंगे, हमें ब्रोमीन वाटर इन CCl4 होगा, वो हम उसमें डाल देंगे। अगर उसका रेडिश ब्राउन कलर, इसका जो पर्टिकुलर जो रेडिश ब्राउन कलर होता है, अगर वो डिसअपेयर हो जाता है, तो मतलब है ना जो भी मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। द एडिशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ ए विसिनल डाइब्रोमाइड विच इज कलरलेस। ये विसिनल जो डाइब्रोमाइड कैसा होता है, ये जो बन रहा है, ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। ये वाली रिएक्शन भी कहाँ बताई हुई है, क्लास 11th की बुक की 9th यूनिट में बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म चलता है कि ना, सबसे पहले तो साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है, ये देखो Br और ये Br, ठीक है। तो ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल से क्या होगी, इंटरेक्ट करेगी और ये क्या बनेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा। फिर ये जो ब्रोमाइड आयन है ना, ये बैक साइड है ना रिंग ओपनिंग करेगा, ये रिंग ओपनिंग होएगी, जिससे क्या बन जाएगा, विसिनल डाइब्रोमाइड हमें कंपाउंड मिल जाएगा। इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन ए फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन, है ना। मतलब इसका है ना फ्री रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन करवाना है, तो उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे वो हमें बताने हैं कि कहाँ कहाँ पे होंगे। तो देखो इसकी अगर स्ट्रक्चर देखें तो CH3 CH CH3, ठीक है। यहाँ पे ना हाइड्रोजन का नेचर देखो, कि कार्बन का नेचर देखो कि वो कार्बन अगर कैसा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। अब जैसे देखो ये वाला कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन, यहाँ पे चाहे मोनोक्लोरिनेशन करो चाहे यहाँ पे करो, है ना। भाई इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला एनवायरमेंट है ना, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ भी, इस कार्बन से जुड़ा हुआ पूरा ये एनवायरमेंट है, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ पूरा ये एनवायरमेंट है, ठीक है। दोनों का एनवायरमेंट सेम है, तो चाहे यहाँ पे क्लोरिनेशन करो चाहे यहाँ पे क्लोरिनेशन करो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ए टाइप का, ठीक है। बी वाले अगर इस वाले कार्बन पे अगर क्लोरिनेशन करेंगे तो बी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, इस पे करेंगे तो सी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, और इस वाले कार्बन पे करेंगे तो डी टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ना ए टाइप, अब यहाँ पे जैसे ये CH3 है तो CH2 और Cl जोड़ दो, इसी तरीके से अगर बी टाइप का बनाना है तो यहाँ पे ये H हटा के यहाँ पे Cl जोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप के इसमें है ना 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, 4 टाइप के।
आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर एक्सपेक्टेड, है ना। ये देखो 4 टाइप के मिलेंगे। जो ये वाला डी है, अगर इसके अकॉर्डिंग बताऊं मैं आपको, और ये वाला बी है, ठीक है, ये वाला सी है, और ये वाला ए है, ठीक है। अगर ए का यहाँ पे है ना, यहाँ इस पे और इस पे अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और इस वाली पोजीशन पे अगर क्लोरीनेशन करेंगे तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और सी वाली पोजीशन पे क्लोरीनेशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और डी पे क्लोरीनेशन करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अब नेक्स्ट ये लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एल्केन्स की, है ना, ठीक है। ये वाली रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शंस यूज ली जाती है वो एक तो एल्काइल आयोडाइड के लिए यूज ली जाती है और एक एल्काइल फ्लोराइड के लिए यूज ली जाती है। अगर ये कंपाउंड हमें बनाने हो तो हम कौन सी रिएक्शंस यूज लेते हैं, हेलोजन एक्सचेंज यूज लेते हैं। हेलोजन एक्सचेंज में जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एल्काइल क्लोराइड और ए ब्रोमाइड, ये लेके एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड को बनाने की जो रिएक्शन होती है ना उसका नाम क्या है, फिंकेस्टलिन रिएक्शन है। और जो एल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए जो रिएक्शन होती है ना उसका नाम क्या है, स्वार्ज रिएक्शन है। ये दोनों है ना इंपॉर्टेंट है हेलोजन एक्सचेंज वाला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो एल्काइल, अब जैसे ना हेलोजन एक्सचेंज नाम से पता चल रहा है हेलोजन का एक्सचेंज करना है, मतलब पहले से हेलोजन लगा हुआ है उसको दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करना है, ठीक है, हेलोजन का एक्सचेंज करना है, नाम से पता चल रहा है रिएक्शन का, है ना। तो जैसे RX है, और ये जो हेलोजन सबस्ट्रेट ये जो लेंगे ना हम कौन कौन से लेंगे भाई, 4 हेलोजन होते हैं, है ना। तो उसमें से है ना आयोडाइड और फ्लोराइड को बनाने के लिए तो हमने ये स्पेसिफिक रिएक्शंस की हमें जरूरत पड़ी है। तो सबस्ट्रेट में इजी बनने वाले कौन कौन से, क्लोराइड और ब्रोमाइड है, तो वी यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो एल्काइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड की रिएक्शन जब NaI के साथ करवाई जाती है ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। क्या लिया जाता है, ड्राई एसीटोन, ठीक है, ड्राई एसीटोन लिया जाता है। तो इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, ये है ना हेलोजन को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ये बन गया हमारा एल्काइल आयोडाइड, जो कि हमारा क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है। इसी को तो बनाने के लिए हम ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो NaX बना है ना, ये NaX क्या होएगा ड्राई एसीटोन में, इसकी क्या बन जाएगी, ये PPT बन जाएगी। अब ये अगर रिएक्शन से टाइम टू टाइम हटता रहेगा तो ले चेटेलियर्स जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर ये प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएंगे तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या होगी, रेट है ना इंक्रीज होगी ना। अगर इस NaX को हम लगातार रिमूव करते जाएंगे मतलब ड्राई एसीटोन में ये इसकी PPT बन जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा कि रेट क्या होगी, रिएक्शन की इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन, इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ना उसमें ये ले चेटेलियर प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको समझ आया होगा कि जो ले चेटेलियर प्रिंसिपल किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। एल्काइल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड और ए ब्रोमाइड विद NaI इन ए ड्राई एसीटोन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज ए फिंकेस्टलिन रिएक्शन, है ना। ये फिंकेस्टलिन रिएक्शन कहलाती है। NaCl और NaBr दस फॉर्म्ड इज प्रेसिपिटेट इन ए ड्राई एसीटोन, है ना, ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इट फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द ले चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। ये तो हो गया एल्काइल आयोडाइड का जो सिंथेसिस हो गया, रिएक्शन का क्या नाम है, फिंकेस्टलिन रिएक्शन है। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय हीटिंग ऑन एल्काइल क्लोराइड और ए ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटेलिक फ्लोराइड। अब वो मेटेलिक फ्लोराइड कौन कौन से हो सकते हैं, AgF, Hg2F2, COF2 एंड SbF3। इनके साथ अगर हम एल्काइल जो क्लोराइड या ब्रोमाइड को अगर हीट करते हैं तो यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूशन होके हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा और ये साथ में AgBr मिल जाएगा। जो भी हम लेंगे उसके मेटल हेलो, जिस भी मेटल का फ्लोराइड लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ये बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने AgF लिया है तो बाय प्रोडक्ट ये हमारा ये साइड में बाय प्रोडक्ट हो जाएगा HBr।
इस रिएक्शन का क्या नाम है, स्वार्ज रिएक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और जो स्वार्ज रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी किया, प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड और ए हेलोएल्केन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ज रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हम फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में रिवीजन देख लेते हैं। मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन में हमने देखा कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, थाइनिल क्लोराइड के साथ है। 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल के साथ हमें ना जो कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, जबकि 3 डिग्री एल्कोहल के साथ हमें जरूरत नहीं पड़ती है। जो है ना फॉस्फोरस हैलाइड जैसे कि PX3 और PCl5 के साथ रिएक्शन करने से हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग है ना एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। और जो PX3 के केस में जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो S3PO4 होगा और PCl5 के केस में जो बाई प्रोडक्ट होगा वो POCl3 होगा, ठीक है। है ना ROH मतलब है ना जो PX3 होता है वो रेड फॉस्फोरस और जो X2 है उसकी इन सीटू मतलब रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब में है ना डालने से ये जो PX3 बन जाएगा, मतलब PBr3 है PI3 और उससे रिएक्शन से हमें हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये तो था एल्कोहल से। उसके बाद में है ना एल्कोहल से जैसे फिनोल में तो क्या होता है, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के कारण, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो है ना एराइल हैलाइड होते हैं वो इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं। एराइल हैलाइड इस मेथड से हम नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्केन के है ना फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से, है ना। तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन से क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ ए प्रोडक्ट बनता है जिनको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और ये है ना एल्केन का है ना फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में एल्कीन के द्वारा, तो एल्कीन पे क्या होता है कि HX के एडिशन के द्वारा, कौन कौन से मेथड है, HX के एडिशन के द्वारा और उसके अलावा है ना जो है ना एडिशन ऑफ X2 हेलोजन के एडिशन के द्वारा भी कर सकते हैं। HX का एडिशन किसके रूल पे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होएगा। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या क्या मतलब मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, H वहां जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। उसके बाद में एडिशन ऑफ हेलोजन में है ना जो टेस्ट ऑफ एन सेचुरेशन जो है ना Br2 का है ना Br2 इन CCl4 का जो रेडिश ब्राउन कलर है ना डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि मतलब उसका हेलोजिनेशन हेलोजन का एडिशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, जिससे ना मतलब हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ओवरऑल। उसके बाद में है ना हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस देखी, जिसमें एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है वो एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए और जो स्वार्ज रिएक्शन है वो एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए है। तो अगर इसका रिविजन करना हो ना तो 10-15 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर नया है जिसने पहली बार पढ़ रहा है उससे तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोएरीन, ये आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। फिर उनके बाद में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देंगे। फिर उसके बाद में इनकी जो ना केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले मेथड ऑफ ए प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी, फिर केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी देंगे ये वाली चीजें डिस्कस कर ली जाएगी। फिर यहाँ पे इनकी थोड़ी स्टीरियो भी डिस्कस कर ली जाएगी, इनकी क्या क्या स्टीरियो होती है SN1 SN2 रिएक्शंस की। फिर है ना E2 मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है ना मतलब कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, रिएक्शन विद मेटल्स के साथ मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। फिर हेलोएरिन्स की रिएक्शंस देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।